हेलो एवरीबॉडी। आज हमारे साथ हैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो कि हैं डॉक्टर चयन वर्मानी, हु इज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट यशोदा नेहरू नगर गाजियाबाद। सर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास की एम्स की क्वालिफिकेशन है, वहां से सर ने अपना डीएम किया है और इसीलिए आज हम सर के साथ हैं कि हम हार्ट रिलेटेड इश्यूज के बारे में डिस्कस कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बोर्ड। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड हु आर कार्डियोलॉजिस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट जो आपके हार्ट से रिलेटेड सारे इश्यूज को एड्रेस करते हैं। हार्ट में पेन होना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, धड़कन तेज चलना, इन सभी बीमारियां जो भी आपके हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो सब एक कार्डियोलॉजिस्ट एड्रेस करते हैं। सर जैसे आपने बताया कि हार्ट से रिलेटेड हर बीमारी को कार्डियोलॉजिस्ट एड्रेस करते हैं, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आजकल बहुत ज्यादा हार्ट इश्यूज देखे जा रहे हैं? देखिए, हार्ट की बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर्स कई सारे हैं। इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स इस तरह के हैं जो मॉडिफाइबल हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो फैक्टर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको हम बदल सकते हैं अपनी आगे का फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए, वो हैं हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, आपका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, और कई सारी चीज़ें जैसे कि स्ट्रेस, आपका डेली एक्सरसाइज रूटीन, आपका अगर लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी है, एक ही तरह बैठे रहना या फिजिकल एक्टिविटी कम है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कार्डियक रिस्क फैक्टर्स यानी हार्ट के कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, जो आपको आपके माता पिता से मिले हैं, यानी कि जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स। सर क्या कार्डियक फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स जो हैं कार्डियक रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज आते हैं, क्या वो हेरिडिटरी भी हैं? जी हाँ, कई ऐसे कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हैं जो हेरिडिटरी हैं। इवन अगर आप देखें, कोलेस्ट्रॉल कुछ पेशेंट्स का इस लिमिट के पार बढ़ा हुआ होता है जो शायद कभी-कभी दवाइयों से भी कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जो आपको अपने माता-पिता से कुछ ऐसी जीन्स मिलती हैं। और ऐसे कई सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जेनेटिक, यानी कि कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ या कुछ इस तरीके की बीमारियाँ जिनको हम बदल नहीं सकते, जो मरीज़ अपने पेरेंट्स से, ग्रैंडफ़ादर पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। सर आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि यंग लोगों में चेस्ट पेन का प्रॉब्लम देखा जा रहा है। तो क्या हर चेस्ट पेन का जो प्रॉब्लम इंसान को फेस करना पड़ रहा है यंग एज में, वो रिलेटेड टू कार्डियक हेल्थ है? देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर छाती में दर्द जो उठता है मरीज़ को, वो कार्डियक पेन नहीं होता। कार्डियक पेन के कुछ स्पेसिफिक करैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि आपको कब एक कार्डियोलॉजिस्ट की मदद लेने की ज़रूरत है। आजकल 90% ऑफ पॉपुलेशन जो हॉस्पिटल में आती है, यूजुअली यंग पेशेंट्स 30-35 ईयर्स की एज में छाती के दर्द के साथ आते हैं, उनका पेन कार्डियक पेन नहीं होता। सर किस तरीके का चेस्ट पेन इज रिलेटेड टू कार्डियक पेन? देखिए, छाती में दर्द यूजुअली 2 तरीके का होता है। एक होता है चुभन लगना, खिंचाव लगना, या एक किसी पिन पॉइंट जगह पे पेन होना जो मरीज़ बता सकता है कि मुझे इस जगह पे सुई जैसा चुभ रहा है। यूजुअली ये यंग पेशेंट्स में, खासकर फीमेल्स में जो 30 से 40 साल की उम्र में है, उनमें होता है। एंड ये कैरेक्टर ऑफ पेन यानी कि चुभन, खिंचाव, लंबी साँस लेने पे दर्द लगना, या एक लोकलाइज्ड पेन, ये यूजुअली कार्डियक पेन नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, तेज चलने पे, कुछ भारी काम करने पे, सीढ़ी चढ़ने पे छाती में भारीपन, जकड़न, जैसे किसी ने आपकी छाती पे पत्थर रखा हुआ है, मरीज अपने हाथ से इस तरीके से दबाता है छाती को, या सांस फूलना, ये बताता है कि ये पेन कार्डियक पेन है। सर बहुत ज्यादा आज के टाइम में आप उसे वर्क स्ट्रेस कह लीजिए, आप पर्सनल लाइफ स्ट्रेस कह लीजिए, मे बी सोशल लाइफ स्ट्रेस कह लीजिए, हर इंसान को बहुत ज्यादा है। एज फैक्टर कोई नहीं है, बच्चे से लेकर बड़े तक सबको है। क्या स्ट्रेस का इम्पैक्ट है कार्डियक हेल्थ पे? जी, बिल्कुल। देखिए, स्ट्रेस जैसे कि आप जानते हैं, हार्ट डिसीज़ एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़ है। स्ट्रेस आज की तारीख में देखा गया है बिकॉज़ ऑफ द नॉर्मल वर्क स्टाइल। अगर आप देखें, किसी के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जी। किसी को फैमिली स्ट्रेस है। सो इसकी वजह से नींद कम होना, लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ यानी कि फिज़िकल एक्टिविटी कम होना, और दिमाग में ऐसी चीज़ें चलना जो आपकी सेहत को अफ़ेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर इट्स लाइक मल्टीफैक्टोरियल। ऐसा नहीं खाली स्ट्रेस अकेला कुछ करा रहा है, बट उसकी वजह से जो आपका लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल देखा गया है कि इट्स वन ऑफ द कॉमन कॉजेज़ ऑफ हार्ट डिसीज़। राइट। सर अभी जैसा कि विंटर सीजन आ चुका है और हुँ, ठंड में बहुत ज्यादा लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वॉक नहीं कर पाते, हुँ। तो बहुत लोगों में ऐसे केसेस हार्ट रिलेटेड या हार्ट हेल्थ इश्यूज
देखे जाते हैं, क्या रीजन है और उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सर हम? यूजुअली हमने देखा है कि सर्दी के मौसम में और हमारे देश में इन मंथ्स में लाइक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन टाइम पे हार्ट डिसीजेस थोड़े ज़्यादा आते हैं। एंड और ऐसी हार्ट के अलावा भी कई बीमारियां हैं जो हमने देखा इन महीनों में बढ़ती हैं। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो पहली बात कि ठंड की वजह से मरीज हॉस्पिटल केयर थोड़ा देर से सीख करता है। जी। सेकेंडली ब्लड प्रेशर और कई सारी ऐसी बीमारियां जो मरीज उस समय इग्नोर कर देता है और ये सर्दी के मौसम में देखा है कि बढ़ती गई। तीसरी चीज, जो डाइट एक मरीज लेता है सर्दी के मौसम के हिसाब से, उसमें तेज मीठा होना और तला हुआ खाना खाना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो देखा गया कि मरीज इन चीज़ों पे कंट्रोल थोड़ा कम करता है। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो मरीज कई सारी बीमारियों को, अपने सिम्टम्स को निग्लेक्ट करता है, घर पे ज़्यादा रहता है। एंड जब वो बीमारी एक हद के पार बढ़ जाती है तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाता है। सो इस वजह से इस टाइम पे देखा गया यूजुअली मरीज ज़्यादा आते हैं हार्ट डिसीज़ के साथ, और जो आते भी हैं उनमें बीमारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ के देखी जाती है। सर एक और हमेशा सबके दिमाग में डाउट होता है कि हार्ट का अगर कोई इशू आया है, अगर वो कार्डियक रिलेटेड इशू है, तो वो स्टेंट डालने से ठीक होगा। क्या ये सच है? देखिए, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा एक मिथ है। सबसे पहली बात आप समझें, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी 2 अलग प्रोसीजर हैं। एंजियोग्राफी का मतलब है कि आपके दिल की नसों की जाँच करना। एंजियोप्लास्टी मतलब उसको ब्लॉकेज को स्टेंट डाल के खोलना। सबसे पहली बात तो समझना ये ज़रूरी है कि हर मरीज़ जो हॉस्पिटल में आ रहा है, उसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है। जी। हर छाती के दर्द का इलाज एंजियोग्राफी करके नहीं किया जाता। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे टीएमटी हो गया, स्ट्रेस इको हो गया, स्ट्रेस थैलियम हो गया। खासकर यंग पेशेंट्स के अंदर सीटी एंजियोग्राफी हो गई। ये सारे टेस्ट से हमें अंदाजा लग जाता है कि मरीज को एक्चुअली हार्ट की बीमारी है या नहीं है। एक लिमिटेड पॉपुलेशन जिनके अंदर कार्डियक सिम्टम्स बहुत टिपिकल हैं, छाती का दर्द, भारीपन, उनके अंदर ही हमें एंजियोग्राफी करने की जरूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि हर मरीज जिसकी एंजियोग्राफी होगी उसकी एंजियोप्लास्टी होगी। सर एंजियोग्राफी के बाद, जो कि एक टेस्ट है हार्ट हेल्थ को चेक करने के लिए, लोगों के दिमाग में हमेशा स्ट्रेस रहता है कि अगर डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करी है तो अब स्टेंट डाल देंगे। तो क्या ये सच है? नहीं, जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है। एंजियोग्राफी खाली एक टेस्ट है जिसमें नसों की जाँच की जाती है। हर ब्लॉकेज का, हर नस में एक ब्लॉकेज होने का एक क्राइटेरिया है, जैसे 70 से 80% से ज़्यादा ब्लॉकेज है, किस जगह पे वो ब्लॉकेज है, वो मतलब जहाँ आर्टरी खत्म हो रही है, वहाँ पे कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इट्स मल्टीफैक्टोरियल। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एंजियोग्राफी अगर होगी तो आपका स्टेंट डलेगा ही डलेगा। बहुत बार तो एंजियोग्राफी नॉर्मल आती है और कई बार किसी को 40%, 50% ब्लॉकेज है, तो उसको दवाइयों पे ही रखा जाता है। तो ऐसा सोचना कि हर एंजियोग्राफी के बाद स्टेंट डलेगा ही, ये बहुत ही गलत बात है। सर लोगों के दिमाग में एक और डाउट रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो हार्ट पे प्रेशर आएगा। अगर ये हम अपनी मदर से, अपनी ग्रैंड मदर से सुन रहे हैं कि एक लिमिट का वर्कआउट रिक्वायर्ड है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज विल कॉज हार्ट डिसीज। एक्चुअली देखा जाए तो फिजिकल एक्टिविटी इज द वन जो आपके हार्ट को बूस्ट करती है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज को पहले से हार्ट की बीमारी चल रही हो और बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करने से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटी करने से या बहुत हैवी एक्सरसाइज करने से कभी-कभी वो बीमारी ज़्यादा बढ़ सकती है। पर वो ऐसा यूजुअली उन मरीजों में होता है जिनमें ऑलरेडी अंडरलाइंग हार्ट के अंदर शायद कोई ब्लॉकेज रही होगी। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि एक्सरसाइज करने की वजह से किसी मरीज को हार्ट अटैक पड़ा है या बीमारी हुई है जिसको पहले कोई बीमारी नहीं थी। बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके की एक्सरसाइज आपकी बॉडी को सूट करती है, किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। एंड ऐसा अपने दिमाग में रखना कि अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा, और आजकल जैसा न्यूज में दिखाया जा रहा है कि एक्सरसाइज करने से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, ये एक मैसेज देना बहुत ही गलत बात है। सर जैसे कि विंटर्स में हमने डिस्कस किया कि हार्ट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है लोगों की, तो ऐसे कौन से डाइटरी हैबिट्स हैं या ऐसे कौन से फूड हैं जिनको आप सजेस्ट करेंगे कि विंटर्स में हार्ट हेल्थ के लिए हमें यूज करना चाहिए? देखिए, इसमें कई सारी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, घर का बना हुआ एक हेल्दी डाइट खाना, दैट इज दी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो वही है। ऐसी एक एक चीज को गिनवाना मुझे लगता है शायद सही नहीं होगा, लेकिन जो आप बाजार से तला हुआ खाते हैं, स्पेशली रीहीटेड ऑयल, वो तेल जो बार बार हीट किया जाता है, वो सबसे ज्यादा आई वुड से इट्स लाइक अ पॉइजन। उसको अवॉइड करें। आप घर का बना हुआ जो खा रहे हैं, ऑयल की मात्रा और नमक, ये चीजें थोड़ी सी कम रखें, बिकॉज मोस्ट कॉमनली ब्लड प्रेशर जो है, जो देखा गया है कि सर्दियों में मरीजों को थोड़ा ज़्यादा होता है और इन चीज़ों से और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो एक हेल्दी डाइट घर के अंदर जो आप खाते हैं, इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड सैलेड्स, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ एवरीवन शुड अडॉप्ट।
और ऐसी डाइट जो बहुत ज़्यादा फ्राइड एंड सॉल्ट फूड, खासकर प्रोसेस्ड फूड, जो आउटसाइड प्रोसेस्ड फूड आता है, टेट्रा पैक्स लाते हैं या मार्केट का तला हुआ फूड, उसको खासकर अवॉइड करें। और ये सर्दियों के लिए नहीं, ये हर मौसम के लिए है। ग्रेट। सो आई थिंक आज सर ने हमें हार्ट हेल्थ के बारे में हर वो छोटी सी छोटी डिटेल समझाई है जिसमें कि हमें कंफ्यूजन है। इस विंटर सीजन में हम सभी को अपने हार्ट हेल्थ की बहुत ज्यादा केयर करनी है। एक राइट अमाउंट में एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। अगर आपको हल्का सा भी पेन महसूस हो चेस्ट में तो बिना देरी करे आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास आना है। एंड आई फील कि यही वो एक्सपीरियंसेस हैं और यही वो तरीका है जिनसे हम इन अमेजिंग डॉक्टर्स से समझ सकते हैं कि कैसे हमें अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सर।